मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 यूनिट 1 का नेक्स्ट चैप्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आज डिस्कस करने के लिए हूँ। अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत आइंस्टाइन ने इसको प्रतिपादित किया था। यह अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह इसलिए बहुत प्रचलित है कि इसने चिरसम्मत के अनेक सिद्धांतों और अभिधारणाओं को बदल दिया था। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के दो प्रमुख भाग हैं। एक अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत जिसको आइंस्टीन ने 1905 में प्रतिपादित किया था, और यह सिद्धांत नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के पिंडों के व्यवहार से रिलेटेड था। इस सिद्धांत में आइंस्टीन का जो मुख्य उद्देश्य था वह पिंडों की निरपेक्ष गति की पहेली को सुलझाना था। दूसरा जो भाग है वह है अपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत। इसको 1915 में आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत प्रमुखतः इस बात की ओर इंगित करता है कि गुरुत्वीय क्षेत्रों की उपस्थिति तथा त्वरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर इस सिद्धांत को आइंस्टाइन ने व्यापक रूप दिया था, जिसको अपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में उसने कंसीडर किया कि प्रकृति के नियमों की रचना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र और त्वरित निर्देश तंत्र में अंतर स्थापित करना असंभव हो जाए। इस सिद्धांत को अगर हम समझें तो एक कल्पना करें कि यदि कोई भी व्यक्ति एक लिफ्ट में बंद है। जब लिफ्ट एक समान वेग से गति करती है और उस लिफ्ट में यदि कुछ गेंदें ऊपर से नीचे गिराई जाएं तो सब गेंदें समान त्वरण जी से गति करती हैं, और प्रेक्षक के अकॉर्डिंग भी उन सभी गेंदों पर एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र कार्य करता है। अर्थात प्रेक्षक को भी लिफ्ट के एक समान वेग से गति का ज्ञान है। यदि उसे यह ज्ञान नहीं होता तो यह कल्पना भी की जा सकती थी कि लिफ्ट ऊर्ध्वाधर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है और गेंदों पर कोई क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात गेंदें मुक्त है और प्रेक्षित त्वरण त्वरित निर्देश तंत्र के कारण आभासी त्वरण है। इस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि कोई प्रेक्षक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष जी से क्षेत्र की दिशा में गति करे तो प्रभाविक रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र प्रभावहीन हो जाता है, अर्थात भारहीनता की अवस्था प्राप्त होती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी के नियमों को ऐसे रूप में लिखना चाहिए जिससे निर्देश तंत्र की गति पर वो निर्भर नहीं करें। ये अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का मूल मंत्र था। अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के पश्चात माइकलसन मोरले ने अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का जो प्रमुख उद्देश्य था पिंडों की निरपेक्ष गति को ज्ञात करना, उसके लिए निरपेक्ष जड़त्वीय निर्देश तंत्र की खोज के लिए माइकलसन मोरले ने एक प्रयोग किया। अभी तक हमने न्यूटन के बारे में पढ़ा था कि न्यूटन ने दूरी, समय और द्रव्यमान की ये तीनों जो भौतिक राशियां हैं ये निरपेक्ष राशियां हैं और नियत हैं, और यह प्रेक्षक और प्रेक्षण की स्थितियों पर निर्भर नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त न्यूटन ने एक ऐसे निर्देश तंत्र को खोज करने की चेष्टा की जो ब्रह्मांड में स्थिर और निरपेक्ष हो, जिसके सापेक्ष पिंडों की निरपेक्ष गति को जाना जा सके तथा प्रायोगिक प्रेक्षित परिणामों को निरपेक्ष गति के पदों में व्यक्त किया जा सके। लेकिन न्यूटन ने बाद में स्वीकार कर लिया कि किसी भी निकाय में रहकर निकाय की निरपेक्ष गति का किसी भी उपकरण के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन प्रकाश के संचरण की प्रकृति की व्याख्या के पश्चात एक और नई कल्पना वैज्ञानिकों के दिमाग में आई, और उन्होंने कंसीडर किया कि प्रकाशीय उपकरणों के द्वारा यदि हम निरपेक्ष निर्देश तंत्र की खोज करें तो हो सकता है हमें इसमें सफलता मिले। उन्होंने कंसीडर किया कि संपूर्ण आकाश में, ब्रह्मांड में प्रकाश तरंगें एक काल्पनिक प्रकाशवाही माध्यम ईथर में गति करती हैं, और यह ईथर सर्वव्यापी है, अर्थात सभी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में है तथा सभी पदार्थों में स्थित है।
इसके लिए प्रमुख विचार व्यक्त किए वैज्ञानिकों ने, क्योंकि सभी वैज्ञानिक एक मत तो नहीं थे। उसमें जो दो प्रमुख विचार थे उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला विचार था कि गतिशील पिंड अपने साथ ईथर को घसीटते हैं, जिससे पिंड और ईथर के मध्य सापेक्ष गति नहीं होगी और गतिशील पिंड के सापेक्ष प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऐसी किसी भी प्रकाशीय घटना द्वारा पिंड की निरपेक्ष गति को ज्ञात करना संभव नहीं है। दूसरा, वैज्ञानिकों ने कंसीडर किया कि यदि पिंड स्थिर माध्यम में गति करते हैं, अर्थात गतिमान पिंड अपने साथ ईथर को नहीं घसीटता है, तो इसके परिणाम स्वरूप निरपेक्ष ईथर और पिंड के मध्य सापेक्षिक गति होगी और पिंड की सापेक्षिक गति प्रकाश के वेग में परिवर्तन कर देगी, जिसे प्रकाशीय घटना द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। इसको मानते हुए माइकलसन मोर्ले ने एक प्रयोग किया जो कि बेसिकली प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत पर आधारित था। माइकलसन मोर्ले के इस प्रयोग में यह माना गया कि एक प्रायोगिक व्यवस्था इस चित्र के द्वारा अपन ने प्रदर्शित करी है। यह माना गया कि ये एक स्रोत है जिससे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत निकल रहा है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पॉइंट पर रखा ताकि इसे समानांतर प्रकाश किरणें प्राप्त की जा सके। यह आपतित किरण प्रकाश की एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पी पर इंसिडेंट होती है। इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से पार्शियली इंसिडेंट रे पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली ट्रांसमिट होती है। बोथ मिरर M1 एंड M2 जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से d डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। जो इंसिडेंट रे बिंदु P पर या प्लेट P पर आती है वह प्लेट P के अंदर एंटर करती है, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलकर दर्पण M1 की तरफ जाती है। दर्पण M1 पर चूंकि अभिलंब रूप से गिर रही है तो पुनः वापस परावर्तित होती है। उसी प्रकार से M2 दर्पण की ओर पारगमित प्रकाश की किरण जाती है, अभिलंब गिरती है M2 दर्पण पर, M2 दर्पण से वापस आती है। O बिंदु पर दोनों प्रकाश की किरणों में व्यतिकरण की घटना होती है, जिसको इस दूरदर्शी T द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। दूरदर्शी T में, सूक्ष्मदर्शी T में वलयाकार फ्रिंजें मिलती है। इन फ्रिंजेस के आधार पर हम प्रकाशीय व्यतिकरण की घटना से इस चीज का खोज करना चाहते हैं कि प्रकाश के वेग में कितना परिवर्तन होगा या निरपेक्ष निर्देश तंत्र की कितनी संभावना है। लेकिन माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया। उन्होंने दोनों मिरर इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से दोनों मिरर M1 और M2 इक्वल डिस्टेंस d पर रखे। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही प्रकाश की किरण इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P पर आपतित होती है, परावर्तित किरण इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को व्यतिकरण से पूर्व 3 बार प्रवेश करती है। पहली बार यहाँ से यहाँ तक, दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक, दर्पण M1 तक गई, M1 से पुनः परावर्तित होकर आई और वापस यहाँ से O बिंदु तक निकली। तो 3 बार इस परावर्तित प्रकाश की किरण ने सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को पार किया, जबकि पारगमित किरण ने एक बार एंटर हुई, बाहर निकल गई, दर्पण M2 से परावर्तित होकर पुनः O बिंदु पर आई और दोनों किरणों में व्यतिकरण की घटना हुई और दूरदर्शी से हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो पारगमित किरण ने सिर्फ एक बार ही इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को पार किया, अर्थात दोनों परावर्तित और पारगमित किरणों के मध्य ऑप्टिकल डिस्टेंस अलग थी। इस ऑप्टिकल डिस्टेंस की डिस्क्रिपेंसीज को खत्म करने के लिए माइकलसन मोर्ले ने इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट की मोटाई जितनी ही एक कंपनसेटिंग प्लेट, वो उस प्लेट को भी 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट रे के साथ इंक्लाइन करके चित्र में दिखाए अनुसार रखा, जिससे दूसरी बार पारगमित प्रकाश की किरण कंपनसेटिंग प्लेट सी से पास हुई, M2 दर्पण से परावर्तित होकर पुनः इस प्लेट सी से पास हुई। तो इसने भी इस समान मोटाई की ग्लास प्लेट को 3 बार पार कर लिया। अब पूर्णतः माइकलसन मोर्ले संतुष्ट हो गए कि उन्होंने ऑप्टिकल और मैकेनिकल डिस्टेंस को इक्वल करा। पूरे उपकरण को एक पारे के कुंड में रखा ताकि उपकरण को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष भी घूर्णित किया जा सकता है।
क्योंकि दोनों प्रकाश की किरणों, परावर्तित और पारगमित प्रकाश की किरणों की ऑप्टिकल और मैकेनिकल डिस्टेंस को इक्वल करा, अर्थात ये माना गया कि प्रकाश की किरणें जब परावर्तित और पारगमित होकर जब व्यतिकरण की घटना को व्यक्त करती हैं तो इनका उस समय बिंदु O पर पहुंचने में समान समय होना चाहिए, अर्थात वो समान कला में होनी चाहिए। इसके लिए हमने कंसीडर किया पहले कि पारगमित किरण जो है वो हमारी ग्लास सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P से निकलकर दर्पण M2 की तरफ जाती है। क्योंकि संपूर्ण उपकरण भी पृथ्वी के रेखीय वेग के बराबर वेग से दर्पण M2 की दिशा में या प्रकाश की किरण जिस दिशा में आपतित हो रही है उस दिशा में गतिशील है, तो यहाँ प्रकाश का सापेक्षिक वेग c-v होगा। तो समय t1 इज इक्वल टू O बिंदु से V बिंदु तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, d/c-v। दर्पण M2 से परावर्तित होकर विपरीत दिशा में गति कर रही है ऋणात्मक x अक्ष में, उस वक्त सापेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, c+v। तो ये समय हो गया d/c+v। कुल समय हो गया 2dc/c² - v²। इसको हमने सॉल्व किया। t1 इज इक्वल टू 2d/c इंटू 1 - v²/c² टू द पावर -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया और v² और c² की हायर पावर्स को हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश का रेखीय वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है। जो परावर्तित किरण दर्पण M1 की तरफ गई, अब हमें उसमें समय निकालना है। जो प्रकाश की किरण हमारी O से A की ओर जा रही है, चूंकि दर्पण पूरा उपकरण धनात्मक x की ओर पृथ्वी के रेखीय वेग नियत वेग से गतिशील है, तो जितनी देर में प्रकाश की किरण O से A बिंदु पर पहुंचती उतनी देर में दर्पण M1 जो है वो हमारा A' पोजीशन पर आ गया। अर्थात प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक c वेग से चल रही है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो प्रकाश की किरण ने t21 टाइम लिया, तो A बिंदु से A' बिंदु तक इस दर्पण को पहुँचने में कितना समय लगा, कितना t21 किस वेग से गतिशील है, v नियत वेग से गतिशील है। तो A के बीच की दूरी कितनी हो गई, v t21। O से A तक के बीच की दूरी d है, O से A' तक के बीच की दूरी कितनी है, c इंटू t21। यहाँ पर हमने A' में राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख दिया OA' इज इक्वल टू OA² प्लस AA'², जिससे हमने t21 का मान निकाल दिया d/√c² - v²। उसी तरह A' से वापस O' तक आने में आना चाहिए था प्रकाश की किरण को सीधा, लेकिन प्रकाश की किरण जब तक यहाँ आती तब तक जो ग्लास प्लेट थी, क्योंकि उपकरण गतिशील है धनात्मक x अक्ष के अनुदिश v नियत वेग से, तो ग्लास प्लेट कहाँ पहुंच गई, O' बिंदु पर। ये जो हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, तो उसी हिसाब से हमने फिर से समय निकाल लिया। उस समय को हमने t22 कहा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू d/√c² - v²। अर्थात परावर्तित प्रकाश की किरण को O से A' तक तथा A' से O' तक पहुंचने में लगने वाला कुल समय कितना हुआ, t2 इज इक्वल टू t21 प्लस t22 और 2d/√c² - v² और 2d/c इंटू 1 - v²/c² टू द पावर -1/2। इसको भी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर दिया। सो इट इज इक्वल टू 2d इंटू 1 प्लस v²/2c²। बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करने के बाद हमने हायर पावर्स को इसमें से इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का रेखीय वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है। अब हम निकालना चाहेंगे कि ये जो प्रकाश की परावर्तित और अपवर्तित किरणें हैं, जब ये प्लेट P पर वापस पहुंचती हैं तो इन दोनों में कितना अंतर है। इस अंतर को निकालने के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।